हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर दीजिए। आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट को समझेंगे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा ये चैनल ग्रो करे। आई नो ग्रो करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डेली पार्ट दे सकूँ, बट मेरी कुछ वजह है जो मैं नहीं दे पाती। सॉरी फॉर दैट। एंड चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑब्सेशन, प्यार का जाल। पृथ्वीलोक, हवेली, रूम में। माँ, आपने मुझे बुलाया, आपको क्या पता चला है? पतलेखा जी ने पलटते हुए कहा। मेनोइल, वो लड़की आपको कहाँ मिली थी? मेनोइल को जैसे ही पतलेखा जी का सवाल सुना, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। माँ, आप किस लड़की के बारे में बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। पतलेखा जी ने मेनोइल के सामने बैठते हुए कहा। मैं किस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाहते? मुझसे क्यों छुपा रहे हो आप मेनोइल? कायावी ने हमें सब बता दिया है। आप उसे 7वें आसमान पर ले गए जहाँ सिर्फ एक डर जा सकता है और आप उसे मारने वाले थे। अब आप हमें बताएंगे कि वो लड़की कौन है? आप उसे मारना क्यों चाहते थे? मेनोइल ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। कायावी, माँ, कायावी से कहिए मुझसे दूर रहे, क्योंकि कोई मेरे बीच आए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी पतलेखा जी ने कहा। मेनोइल, कौन है वो लड़की? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं भी आपको हर रात से दूर कर दूंगी। पत्रलेखा जी की बातें सुन मेनोइल गुस्से में खड़ा हुआ और कहा। मुझे वो उसी झील में मिली थी जिस झील में 30 साल पहले निरी ने आखिरी सांस ली थी, जिसकी वजह से मुझे वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था। उसी झील जहाँ वो मर गई थी, वहीं से मुझे वो लड़की मिली, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया। आज भी उस झील की नज़रों में मैं उसका देव मेनोइल हूँ, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उनका देव असल में एक ड्रैगन डेविल है। उस झील के देव तो 30 साल पहले ही मर गया था। मुझे लगा कि 7वें आसमान पर 7वीं घड़ी पर मैं उसे मार कर उससे मोती को जिंदा करूँगा, लेकिन मैं ये भी ना कर सका क्योंकि काया भी बीच में आ गई। तभी पतलेखा जी ने कहा। और वो लड़की वो नहीं हुई तो क्या किसी एक के मरने से डेविल को क्या बिगड़ जाता? पतलेखा जी ने लंबी सांस ली और मेनोइल के सामने अपने हाथों को फैलाया तो उनके हाथों में एक नीली मोती थी, लेकिन उसकी चमक जैसे खो गई थी। पतलेखा जी ने कहा। ये देख रहे हैं, इसकी चमक गायब है और आज मुझे कुछ मिला है। ये कह वो अपने बेड पर रखी एक किताब को लेकर आए और मेनोइल को देते हुए कहा। ड्रैगन लोक के राजगुरु ने हमें धोखा दिया। ये किताब उन्होंने हमसे छुपा के रखी। मेनोइल ने डेविल हंसते हुए कहा। इसलिए आज मैंने उनकी सांसें छीन ली। पतलेखा जी ने कहा। मेनोइल, आपको इस मोती को जीवित करने के लिए उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। उसे यकीन दिलाना होगा कि आप उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। उसकी ज़िंदगी आप हैं। उसके लिए ढलता सूरज और खिलता हुआ चांद सिर्फ आप होने चाहिए। जिस दिन वो अपने आप को आपको सौंप देगी, उस दिन मोती जीवित होगा। उस दिन हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। पतलेखा जी की बातें सुन मेनोइल ने कहा। आप ये किस तरह की बकवास कर रही हैं? मैं डेविल, उस लड़की से प्यार करूँगा। वो लड़की जो चलती फिरती मुसीबत है, मैं अपना टाइम उस पर जाया करूँ? पतलेखा जी ने लंबी सांस ली और कहा। आपको ये मोती जिंदा करना है या नहीं? कितनी मुश्किल से तो हमें ये मोती मिला है और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? तभी मेनोइल ने कहा। अगर वो लड़की वो नहीं हुई तो मेरा के साथ प्यार करने का नाटक, उसको झेलना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी पतलेखा जी ने कहा। और अगर वो लड़की वही हुई तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये पूरी दुनिया आपकी होगी। इस किताब में यही लिखा है कि आपको उस लड़की से शादी करना, अपना बनाना होगा, उसे हासिल करना होगा। जब वो आपको हासिल हो जाएगी तो आपका और उसका बच्चा इस मोती को जीवित कर सकता है। लेकिन इतना कह पतलेखा जी खामोश हो गई। मेनोइल ने कहा। लेकिन क्या? लेकिन इस किताब का पन्ना गायब है। वो किसके पास है कोई नहीं जानता। उस पन्ने में क्या सच्चाई है ये भी कोई नहीं जानता। मेनोइल ने हंसते हुए कहा। अगर मुझे उसे हासिल करना है तो मैं उसे ऐसे भी हासिल करके उस मोती को जिंदा कर सकता हूँ। तभी पतलेखा जी ने कहा। नहीं, ज़बरदस्ती से ये मोती टूट जाएगा। आपको उसके दिल में अपना घर बनाना होगा। आपको उससे प्यार करना होगा, ऐसा प्यार कि 7वां आसमान भी आपके इस प्यार से जल उठे। एक ऐसा प्यार किया कि सभी लोग पृथ्वी लोक के इस जोड़े से रश करने लगे।
मेनोइल ने कहा, और जब ये मोती जीवित हो जाएगा तब? पतलेखा जी ने हंसते हुए कहा, तब हम उसे मार देंगे। उसका काम बस इस मोती को जीवित करना होगा। तभी अचानक से मेनोइल को बेचैनी सी होने लगी। उसने पतलेखा जी को देखते हुए कहा, माँ, मुझे जाना होगा। इतना कह वो हवेली से बाहर आ गया और अपनी आंखें बंद की तो उसे रोड पर दामिनी गिरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके होठ हिल रहे थे जो मेनोइल मेनोइल कह रहे थे। मेनोइल तुरंत गायब हो गया और जैसे ही वहां पहुंचा उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि दामिनी का सफ़ेद कपड़ा खून से लाल हो चुका था। मेनोइल ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। एक झटके में वहां से गायब हो गया। मेनोइल जैसे ही वहां पहुंचा उसके होश उड़ गए। दामिनी रोड पर पड़ी थी। मेनोइल उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाया और गायब हो गया। हवेली, समर का रूम। समर ने निहारिका को उसके घर भेज दिया था और उस लड़की को बाथरूम लेकर आया। उसे अपने सामने बैठाते हुए कहा, तुमने ये क्यों किया? मैंने कहा था ना तुम्हें बाहर आओगी, तो तुम बाहर कैसे आई? उस लड़की ने कहा, वो तुमसे चिपक रही थी तो क्या मैं उसे तुमसे चिपकता हुआ देखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई और भी तुम्हारे करीब आया तो मैं उसके साथ भी यही करूँगी। मैं यानली हूँ और यानली अपने चुने गए इंसान को किसी और के करीब नहीं देख सकती। ये कह यानली पलट गई, अपना मुंह फुला लिया। यानली की हरकतों से समर ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? वो मेरी दोस्त है, उसका मुझ पर हक है। तभी यानली ने एक झटके में पलटते हुए कहा, हक था, अब नहीं है। जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में चली जाऊंगी तो हक जताना और भी जताने देना, लेकिन अभी नहीं। समर ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अब गुस्से को साइड रखो और मुझे कहानी तो सुनाओ। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा यानली। समर ने जैसे ही यानली कहा, यानली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर को देखने लगी। समर ने कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने ही तो कहा कि तुम यानली हो, तो चलो यानली, कहानी सुनाओ। यानली ने कहा, ये कहानी उस खूबसूरत झील की है जिसका नाम एलॉय था। लोगों का अब मानना है कि उस झील में डूबने के बाद लोग अपनी यादों को खो देते हैं जिन्हें वो हमेशा के लिए खोना चाहते हैं। एलॉय झील दुनिया की ऐसी खूबसूरत झील थी जिसके बारे में ये दुनिया नहीं जानती थी। उस झील में ढेर सारे लोग रहते थे। एलॉय में रहना ऐसा था जैसे ज़िंदगी मुकम्मल हो, चारों तरफ बस खुशी थी। तब वहाँ पर एक खूबसूरत सी राजकुमारी ने जन्म लिया। वो राजकुमारी उस झील के देव एलॉय और आकाश लोक की देवी दायल की इकलौती औलाद थी, जो उन्हें बहुत ही शिद्दत से मिली थी। उस राजकुमारी के जन्म पर वो पूरी झील एक ऐसी महक हुई कि उसकी खुशबू किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। राजकुमारी के जन्म पर जहाँ लोग खुश थे, वहीं आकाश लोक शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि 100 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि अगर आसमान और पानी के मिलन के बाद उनकी औलाद हुई तो एक दिन वो पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगी। इसलिए पूरा आकाशलोक शोक में डूबा हुआ था। आकाशलोक ने कई बार उस नन्ही सी राजकुमारी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार राजकुमारी के सामने उनकी माँ खड़ी रहती थी। इससे पहले यानली आगे कुछ कहती, उसे एहसास हुआ कि समर सो चुका है। समर को इस तरह देख यानली ने उसे बहुत ही गौर से देखने लगी। समर सोते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। यानली ने अपने हाथों को समर के फेस पर रखा और कहा, समर, लेकिन तुम समर नहीं हो, तुम तो मेरे प्यार, मेरे हमसफ़र स्नेल हो, लेकिन तुम्हारी यादें तुमसे दूर हो गई। मैं तुम्हें याद दिलाने को कोशिश करूँगी स्नेल। और उसके हाथों को पकड़ वहीं उसके साथ सो गई। आज वो चैन की नींद सो रही थी, क्योंकि वो अपने प्यार, अपने हमसफ़र के साथ थी। फार्म हाउस। मेनोइल ने अपने हाथों को आगे किया तो उसके हाथों से लाल रोशनी निकलने लगी, और वो रोशनी जैसे ही दामिनी के शरीर पर पड़ी, उसके जख्म भर गए, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं थी। मेनोइल उसके साइड में बैठा और कहा, वेलकम टू लव हेल मिस बर्ड। रात के 12 बजे दामिनी चीखते हुए उठी और कहा, बचाओ बचाओ। तभी मेनोइल भाग के दामिनी के पास आया और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, लिटिल बर्ड, मैं यहीं पर हूँ। दामिनी एक झटके में मेनोइल के सीने से लग गई और उसके चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए उसकी बॉडी से ऐसे चिपक गई जैसे वो उसके अंदर समा जाएगी। दामिनी की नज़दीकी से मेनोइल अपने ऊपर कुछ तो असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसका पत्थर जैसे दिल भी जैसे धड़क रहा था। लेकिन कुछ देर बाद दामिनी ने बस मेनोइल के सीन पर अपना हाथ रखा और उसे दूर झटका, लेकिन मेनोइल इतने दूर जा गिरा, मेनोइल की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बस दामिनी की हल्की से छूने की वजह से उसे इतना तेज झटका कैसे लगा। मेनोइल खड़ा हुआ। जैसे ही आगे बढ़ने को बाद दामिनी ने अपना हाथ उठा उसे रोकते हुए कहा,
रुक जाइए, और बेड से उठी और डोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी मेनोइल ने कहा, कहाँ जा रही हो? लेकिन दामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेनोइल आगे बढ़ उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, दामिनी। दामिनी ने उसके हाथों को झटक दिया और कहा, दूर रहो हमसे। कौन हूँ मैं? कहाँ से आई हूँ? अगर आज मुझे याद होता तो मैं आज आपके साथ नहीं होती, और आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते। एक अनजान जगह मुझे छोड़कर चले आए, ये भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, न रास्ते न मंजिल। उसकी आँखें भर आई हुई थी। मेनोइल आगे बढ़ा और लंबी सांस लेते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। दामिनी ने मेनोइल से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी मेनोइल ने अपने हाथों को घुमाया तो सुनहरी रस्सी ने फिर उन दोनों को जकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। और अपने हाथों को उसके पेट पर लपेटते हुए उसे अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़। दामिनी ने हिलना बंद कर दिया और कहा, छोड़ो, हमें जाने दो। मेनोइल ने कहा, नहीं, पहले हमें माफ़ करो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तभी अचानक से उससे आपने डोर को नॉक हुआ, उसके रूम के डोर को नॉक हुआ। एक झटके में डोर ओपन हो गया। दामिनी और मेनोइल एक दूसरे से चिपके हुए थे। सामने खड़ी सनाया की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे बाहर आ जाएगी। तभी अचानक से कायन भी वहां आ गया, और कायन ने जैसे ही दामिनी का चेहरा देखा, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू।